हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। चलिए अब हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की वजह से भारत में ग्रामीण उद्योग जो हैं, है ना, गांव के जो उद्योग धंधे हैं, ग्रामीण जो उद्योग हैं, ग्रामीण उद्योग और जो नगरीय दस्तकारी है, नगरीय जो दस्तकारी है, इसका विनाश हुआ है। ये किस प्रकार से हुआ है, आइए इसके ऊपर भी एक बार चर्चा करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक बार डिस्कशन बनना चाहिए। मतलब एक तरीके से गांव के जो उद्योग हैं और मतलब जो ग्रामीण उद्योग हैं और जो टाउन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वो सब कैसे समाप्त हो रहे हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। तो आप देखिए, ब्रिटिश जो भारत है उसमें जो सरकार है, वो जो ब्रिटिश सरकार है, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रही है। आपने देखा पीछे के कुछ सेशंस में मैंने आपको बताया कि बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो लग रही हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज वो जो है लगाई जा रही हैं, लगाई जा रही थी। तो ये बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगाई जा रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वो किसको लाभ पहुंचा रही है, इनसे लाभ किसको हो रहा है? इनसे लाभ जो है वो ब्रिटिशर्स को हो रहा है। या तो ब्रिटिश लोग इसका लाभ ले रहे हैं या फिर कुछ ऊंचे पूंजीपति हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं, जो ब्रिटिशर्स के सहयोग से ही ले रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि छोटे उद्योगों का क्या, जैसे लघु और कुटीर उद्योग है, उनका क्या होगा? लघु हैं, कुटीर उद्योग हैं। कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो अत्यंत लघु उद्योगों के अंतर्गत आते हैं, सूक्ष्म उद्योगों के अंतर्गत आ जाते हैं वो कुटीर उद्योग। कुटीर मतलब अपनी कुटिया में, अपने घर में जो आप उद्योग कर रहे हैं, जैसे घर में अचार बना रहे हैं, पापड़ बना रहे हैं, उस तरीके का। और लघु उद्योग अन्य जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अलावा, तो इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है सरकार। ब्रिटिशर्स का इनके ऊपर ध्यान है लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी वो कर रहे हैं और इससे कोई इनको बहुत बड़ा लाभ तो मिलने वाला नहीं है। इसलिए 1757 से 1785 के बीच है, 1775 से लेकर के 1775 से लेकर के 1785 के बीच में अगर हम देखें तो ब्रिटिशर्स अपने यहां क्या कर रहे हैं, वहां पर नई नई जो चीजें हैं उनका खोज हो चुका है। माने वो भाप की शक्ति को पहचान गए हैं, कोयले की शक्ति को अच्छी तरीके से पहचान गए हैं, वहां कटाई की मशीन बननी शुरू हो गई है। तो ऐसी तमाम प्रकार की इंडस्ट्रीज का विकास जो है वो इंग्लैंड में होना शुरू हो गया है। जब इन जगहों पर इंग्लैंड में जो है, जब इस दौरान इंग्लैंड में आप देख रहे हैं कि तीव्र औद्योगिक विकास हो रहे हैं, औद्योगिक विकास हो रहे हैं, उस समय भारत में क्या हो रहा है? भारत में उद्योगों का क्या हो रहा है? उद्योगों का पतन हो रहा है, पतन। ये डिक्लाइन हो रहा है, उस समय ये बढ़ रहा है। और अगर इसके ऊपर एक नजर डाली जाए तो हमको क्या पता चलेगा कि एक समय में इंडिया जो है उसका जो लघु और कुटीर उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो हैं, वो वर्ल्ड फेमस हुआ करते थे। और कई सारी इंडस्ट्रीज थी भारत में जो इन्हीं के कारण चल रही थी। जैसे वस्त्र उद्योग जो है वो भारत का वस्त्र उद्योग जो है, ये एक ऐसा उद्योग था जो पूरा वर्ल्ड फेमस था। मतलब पूरी दुनिया भर में भारतीय कपड़ों की मांग हुआ करती थी। जैसे ढाका का मलमल बहुत फेमस था वर्ल्ड में, कश्मीर की शॉल, अहमदाबाद की धोती और दुपट्टे, लखनऊ का चिकन, खाने वाला नहीं पहनने वाला,
लाहौर के गलीचे वगैरह, बनारसी साड़ियां, जरी वाले काम जिसमें हुआ करते थे, बहुत सारे, नागपुर, सब जगह बहुत फेमस हुआ करती थी, बहुत फेमस हुआ करती थी। तो वस्त्र उद्योग बहुत फेमस उद्योगों में से एक उद्योग था उस समय, जिनकी डिमांड यूरोपियन मार्केट्स में हुआ करती थी। इसके अलावा दूसरे उद्योग हुआ करते थे, जैसे जहाज निर्माण का उद्योग। जहाज निर्माण, चमड़े का कार्य हो रहा है, चमड़ा उद्योग जो है, संगमरमर उद्योग, संगमरमर पत्थर का जो उद्योग है वो, उसके अलावा न जाने कितने, जैसे हाथी दांत है, हाथी दांत से बनी चीजें हैं, चंदन है, अन्य कीमती लकड़ियां हैं, कीमती लकड़ियां, इन सब की भी इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी। धातु उद्योग भी भारत का बहुत फेमस था, जैसे मुरादाबाद का पीतल इंडस्ट्री है, तांबा इंडस्ट्री है, ठीक है, जस्ता की इंडस्ट्री है, ये सब की इंडस्ट्री भी भारत में बहुत फेमस थी। मतलब आप हर क्षेत्र में देखते हैं कि भारत में ये इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जिनकी डिमांड आप देखते हैं कि वर्ल्ड में होती थी। नॉन मेटेलिक्स में जैसे ग्लास वगैरह है, कांच वगैरह है, कोल्हापुर, सतारा, इन सब जगहों के ग्लास वगैरह बहुत फेमस हुआ करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसी नीतियां बनाई कि ये जो भारत की इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर एक ग्रहण लग गया, काला धब्बा बन गया वो। अब ब्रिटिशर्स ने जानबूझ करके ऐसी ऐसी पॉलिसियां बनाई कि जिससे कि ब्रिटेन का जो माल है उसका कंजम्पशन हो सके, ना सिर्फ बाहरी मार्केट में बल्कि भारत में भी, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो कल मैंने बताया कि ये इनको लाभ कैसे हो रहा है, जबकि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारे यहां हैं, इन इंडस्ट्रीज का विकास हो रहा है और ये इंडस्ट्री का पतन हो रहा है। तो इसको पतन करने के लिए विशेष नीतियां बनाई गई थी। कल ही बताया था मैंने आप लोगों को, कैसी नीतियां थी, तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे। उनमें से ज्यादातर प्रतिबंध जो है वो वेरी करते थे किस चीज को लेकर के, जो टैक्सेस होते थे उनको लेकर के वेरी करते थे। 1820 के बाद ब्रिटिश बाजारों के दरवाजे जो हैं वो भारतीय मालों के लिए बंद होने शुरू हो गए। 1820 के बाद 1835 के आते आते तक, 1835 के आते आते तक भारत में कॉटन से जो तैयार माल है और भारतीय कॉटन से तैयार जो ब्रिटिश माल है, उसका आयात केवल 2.5% होता था। यानी कि अगर विदेशों से बन करके कोई माल भारत में आ रहा है तो उसका प्रवेश शुल्क केवल 2.5% है, जबकि भारत से अगर वही कॉटन का बना हुआ एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहर भेज रहे हो तो उस पर 15% तक टैक्स लग जाते थे। तो आप सोचिए कितना रेट में वेरिएशंस आ जाएंगे। वहां से बन करके उसी कॉटन से चीजें आ रही हैं तो 2.5% टैक्स लगा रहे हो। हमारे यहां से कॉटन का रुमाल भी जा रहा है तो तुम यार 15% तक टैक्स लगा दे रहे हो। इस तरीके की चीजें होनी शुरू हुई। 1849 में 1849 में इन्होंने समुद्र जो यात्रा है, समुद्र जो परिवहन, उस पर भी कुछ इस तरीके के वेरिएशंस जो है वो लगाने शुरू किए। कुछ नियम बनाए इन्होंने, जैसे इंग्लैंड का अगर कोई भी माल है तो केवल इंग्लैंड के जहाज से ही आ जा सकता है, अन्य किसी नहीं। ठीक है, इंग्लैंड का जो माल है, इंग्लैंड का जो माल है वो केवल इंग्लैंड के जहाज से,
इंग्लैंड के जहाज से आ जा सकता है, और किसी से नहीं भाई, केवल इंग्लैंड से। उससे दूसरी सरकार या दूसरे जो इंडस्ट्री है उसको पैसा नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा भारत के रेशमी कपड़े, भारत के सूती कपड़े, ये वस्त्र उद्योग में ये ज्यादा ऐसे कपड़े थे जिनकी डिमांड ज्यादा हुआ करती थी। सबसे ज्यादा सूती कपड़े की, उसके बाद रेशमी कपड़े की। तो उन्होंने क्या किया कि सूती और रेशमी कपड़ों पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया, निर्यात शुल्क, जैसे उधर से आने वाला जो है उस पे आयात शुल्क आपने बहुत कम लगाया है, लेकिन निर्यात शुल्क की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा निर्यात शुल्क लगाने शुरू कर दिए। इतने निर्यात शुल्क लगाए कि अगर कोई कपड़ा इंग्लैंड के मार्केट में जाना भी चाहे तो ना जा पाए, और जाए भी तो इतने ज्यादा रेट के साथ जाए कि वहां के लोग को उसको खरीद ना पाए। तो आप देखेंगे कि भारतीय जो प्रोडक्ट हैं, भारतीय जो माल हैं, उन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया गया। निर्यात शुल्क क्या किया गया? बढ़ाया गया। और वहीं ब्रिटिश से, अंग्रेजों के यहां से अगर कोई चीज आ रही है तो आप ऐसे समझो कि 1877 तक सिचुएशन ये हो गई थी कि अगर इंग्लैंड से निर्मित वस्त्र है, निर्मित वस्त्र अगर भारत आएगा तो मालूम है क्या होगा? आयात शुल्क हटा लिया गया। इस पर आयात शुल्क क्या कर लिया गया? हटा लिया गया। यानी उसके आगमन पर उसको इंग्लैंड से आने वाले कपड़े को भारत में कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। तो आप बड़ी इंडस्ट्री को इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो, टैक्सेस इत्यादि से कंट्रोल कर रहे हैं। आप बढ़ा दे रहे हैं टैक्स तो जा नहीं पा रहा है, अपने में घटा दे रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है, सस्ता आ रहा है, तो भारतीय मार्केट पे भी आप ही का कब्जा हो रहा है। और कई दूसरे प्रकार के प्रतिबंध लगाए जिससे कि बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो भी क्या हो गई? नष्ट होनी शुरू हुई। तो जब छोटी छोटी इंडस्ट्री भी नष्ट होनी शुरू हुई, अब जैसे मान लेते हैं कि कपड़ा व्यवसाय खत्म हो गया, तो जुलाहे जो हैं वो क्या करेंगे? कंपनी के कर्मचारी जो हैं वो जुलाहों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब उनकी खुद की जो कपड़ा बनाने वाले जो होते हैं जुलाहे, उनकी खुद की कपड़ा इंडस्ट्री खत्म हो गई है। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उनको अपनी कंपनी में रख लिया। अपनी कंपनी में रखा तो उनसे कम मूल्य पर ज्यादा वस्त्र तैयार करवाते थे। कई बार उन्हें पेशगी दी जाती थी, ददनी प्रथा, पेशगी, ये सब मैंने आपको बताई, एडवांस देकर के काम कराया था। लेकिन एडवांस इतना नाम मात्र का होता था कि उससे कईयों गुना पैसा ये ज्यादा कमाते थे। और उस पेशगी में एक तो मूल्य कम देते थे, दूसरा लिखवा लेते थे कि इस डेट पर इतना माल तैयार करके दोगे, नहीं तो तुम्हारा बाकी पैसा देंगे नहीं। तो वो जो जुलाहे हैं जिनका अपनी इंडस्ट्री खत्म हो गई है, किसी तरह आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वहां पर भी आप उनसे इतना काम ले रहे हैं और इतना नुकसान उनको दे रहे हैं कि वो आपके काम करने के लिए तैयार नहीं रहे। तो कल मैंने बताया कि जुलाहा तो है लेकिन गांव में उसका खेत भी है। क्या करेगा वो? जब उसकी अपनी रोजी रोटी इस चीज से नहीं चल पाएगी तो क्या करेगा? अपनी परंपरागत जो पेशा है उसको छोड़ देगा और छोड़ करके दूसरे कामों में लगेगा। तो या तो वो खेती करने चला जाएगा, या वो तुम्हारा शोषण इसी तरीके से सहता रहेगा, या वो देश छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने देश भी छोड़ दिए, बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ दिए। ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने देश छोड़ दिए। और क्यों छोड़ दिए तो उसका कारण मैंने आपको बताया। क्लियर यहां तक बात सबको? तो एक तो ये कारण रहा कि आपको ये समझ में आया होगा कि भाई ये इंडस्ट्री कैसे समाप्त हुई। एक तो ये कारण मैंने आपको यहां पर बताया कि ये इंडस्ट्री कैसे समाप्त हुई, ये मोटे मोटे कारण आपको समझ में आ गए होंगे। एक कारण और है कि भाई
पहले क्या होता था कि जो ये दस्तकार हैं, इनकी जो निर्मित वस्तु होती थी, निर्मित वस्तु जो होती थी, इसके जो खरीदार होते थे, खरीदार भले ही कम होते थे लेकिन पैसा ज्यादा मिलता था। तो वो खरीदार कौन होते थे? वो राजा एवं सामंत होते थे। राजा एवं कौन होते थे? सामंत। लेकिन आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया? अंग्रेजों ने राजा रजवाड़ों पर नियंत्रण कर लिया है। तो उनका अपना खजाना, खुद का खजाना रहा ही नहीं। अब उनके पास पैसे नहीं है कि अब वो उतना पैसा देकर के तुम्हारी चीजें खरीद पाए। तो राजे रजवाड़े खत्म होने लगे, इसलिए जो वस्तुएं दरबार या दरबार के लोगों में बिक जाती थीं, शासक वर्ग के खत्म होने पर वो भी नहीं बिक रही हैं। और अब उनका स्थान जो है वो ब्रिटिश अधिकारियों ने या ब्रिटिश चाटुकारों ने ले लिया है। तो वो इनके माल को क्यों खरीदेंगे? तो भारतीय माल भारत की मार्केट में भी कम होना शुरू हो गया। तो अब इनके पास क्या ऑप्शन था? अब इनके पास ये ऑप्शन था कि आप प्रोड्यूस जो है वो तो कर नहीं पा रहे हैं चीजों को, प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा है, तो आप रॉ मटेरियल ही बेचिए। तो अब ये लोग क्या करने लगे? जो कच्चा माल है, कच्चा माल, ठीक है, अब ये लोग क्या करेंगे? कच्चा माल जो है इसका निर्यात करेंगे। इसका क्या करेंगे? निर्यात करेंगे। तो जैसा मैंने बताया ना कि भाई इंडस्ट्री समाप्त हो गई तो कुछ और कर रहे हैं, या तो खेती करने चले जा रहे हैं। तो इनमें से कई जो है वो ब्रिटेन को कच्चा माल निर्यात करने में लग गए। और इन सब चीजों से भारतीय शिल्पियों को धक्का लगा। लेकिन क्योंकि रॉ मटेरियल जो है इनकी मांग बढ़ गई, ये निर्यात होने लगे तो इनकी मांग बढ़ गई। इनकी क्या बढ़ गई? मांग बढ़ी। तो जब मांग बढ़ जाएगी तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा? किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा? जल्दी बताइए। किसी चीज की मांग बढ़ जाएगी तो उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा? अरे कोई नहीं बता रहा है, क्या बात है भाई? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दो। किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो कीमत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो कच्चे माल में जैसे कपास है, चमड़ा है ना, नील वगैरह है, ये सब चीजों के दाम जो है वो क्या हो गए? एकदम से बढ़ने शुरू हो गए। तो इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई। जो अभी इंडस्ट्री प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी, अब वो इंडस्ट्री चेंज होकर के किस में चली गई? मतलब विनिर्माण उद्योग से चेंज होकर के वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ, कच्चे माल में उस तरफ चली गई, या फिर टेनिंग की तरफ चली गई, इस तरीके की तरफ में चली गई। वो कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी तो वैसे ही हस्तशिल्प उद्योग, इसका असर हस्तशिल्प पर क्या पड़ेगा? हस्तशिल्प पर इसका क्या असर पड़ेगा आप बताइए। हस्तशिल्प में भी तो कई ऐसी चीजें होती हैं, जैसे जूट वगैरह भी है, उसकी भी कीमत बहुत बढ़ गई। तो हस्तशिल्प में भी अगर कोई चीज ऐसी है जो कच्चे मटेरियल से तैयार हो रही है, तो क्योंकि कच्चे मटेरियल की कीमत बढ़ गई है तो हस्तशिल्प की भी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। और बढ़ी हुई कीमत के साथ हस्तशिल्प की जो चीजें हैं वो बाजार में टिक पाएंगी? बाजार में नहीं टिक पाएंगी, नहीं टिक पाएंगी। ये बाजार में कैसे टिक पाएंगी? नहीं टिक पाएंगी। दूसरी बात, हस्तशिल्प में वैसे भी बहुत ज्यादा जो चीज हस्तशिल्प से हो रही वही चीज अब मशीन से, हस्तशिल्प की तुलना अगर मशीन से बनी चीज से करें, मशीन से निर्मित जो चीजें हैं
उसमें आप देखेंगे कि सफाई ज्यादा है, मजबूती भी ज्यादा है, देखने में भी अच्छी है। तो भाई इसके आगे भी तो यह हस्तशिल्प नहीं टिक पा रहा है, दोनों कारणों से हस्तशिल्प नहीं टिक पा रहा है। तो भारतीय बुनकरों के बाजार छीन जाएंगे, उनका जो आर्थिक जीवन है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो रॉ मटेरियल्स की कीमत भारत में बढ़ जरूर रही है, लेकिन उसका उपयोग भारत में नहीं हो पाएगा। और इन सब का परिणाम ये होगा कि भारत में विनिर्माण जो है, भारतीय विनिर्माण उद्योग, ये क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगी। तो ये दो कारण आपको समझ में आ गए होंगे, पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दो कारण क्लियर है सबको, हाँ या नहीं? एक और चीज है जो इस चीज के पतन का कारण हो सकती है, जो अभी अभी यहां पर मैंने लिखा, मशीन। मशीनों का आविष्कार हो गया है, मशीनों का आविष्कार। मशीनों का आविष्कार हो गया है। यातायात के जो नए साधन हैं, यातायात के नए साधन ये विकसित हो गए हैं, विकसित हुए हैं। तो जब ये यातायात के नए साधन विकसित हुए हैं, तो निर्यात में गति बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो इसने लोक जनजीवन में एक नई क्रांति ला दी है। और ट्रांसपोर्टेशन जब ज्यादा होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन जब ज्यादा हो जाएगा, तो जो परिवहन व्यय है, परिवहन व्यय जो है वो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। तो परिवहन व्यय अगर सस्ता बन रहा है, तो जो प्रोडक्ट है वो सस्ता बिकेगा, और प्रोडक्ट मशीन से बन रहा है तो ज्यादा सटीक बन रहा है, मशीन से निर्मित हो रहा है, तो मशीन से निर्मित है तो जल्दी बन जाएगा, जल्दी और कम मानव क्षमता का उपयोग होगा। इसका मतलब मानवों के ऊपर खर्चा किया जो जा रहा है वो खर्चा बच गया। इसकी वजह से ये जो निर्मित वस्तु है ये क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। तो देखिए, इस वस्तु के सस्ती होने का एक ये कारण है और इस वस्तु के सस्ती होने का ये कारण है। और जो सस्ती वस्तु है और जो अच्छी वस्तु है, सस्ती और अच्छी वस्तु का मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? अब अगर आपसे कंपैरिजन करें, इसका कंपैरिजन कीजिए इससे। इनको रॉ मटेरियल भी महंगा मिल रहा है, तो ये महंगा बना रहे हैं, और उतना उनमें सफाई भी नहीं है, चमक भी नहीं है, उतनी फिनिशिंग भी नहीं है, लोग भी ज्यादा लग रहे हैं, 10 लोग मिलकर के एक ही प्रोडक्ट का निर्माण कर पा रहे हैं, देना सबको है खर्चा। यहां क्या हो रहा है, और फिर उसको बेचने भी खुद ही जाएंगे पैदल पैदल। यहां एक मशीन लगाई, जहां 10 लोग मिलकर एक काम कर रहे थे, वहां एक मिलकर 10 काम कर दे रहा है, और बेहतर कर रहा है, सस्ता भी है। तो सस्ती और अच्छी चीजें होंगी तो जो मांग है वो बढ़ जाएगी, कह रहे हैं घट जाएगी मांग। अरे सस्ती चीजों पे मांग घटती नहीं है हमेशा, सस्ती चीजों पे मांग बढ़ती भी है, हालांकि कई बार घट भी जाती है। कुछ लोगों के दिमाग में होता है कि सस्ता मतलब बेकार, ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपए कई सारी कोचिंग में फीस है, आप लोग 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए के आसपास फीस दे करके बैठे हो, तो उसकी तुलना में सस्ता है, तो क्या बेकार है? आपको स्टडी आईक्यू में बेकार पढ़ाया जा रहा है? या वहां 1 लाख 1.5 लाख दे करके लोग कुछ ज्यादा पढ़ ले रहे हैं?
या इस चैप्टर में कुछ ज्यादा बता दिया जाएगा? ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ये सही नहीं है। हमेशा ऐसा हो ये सही नहीं है। उस पर भी हम लोग कई बार सेल ला देते हैं। तो जो चीज सस्ती और अच्छी है, देखिए सस्ती कुछ चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि वो अच्छी नहीं होती हैं, वो दूसरा चीज है, वो ग्राफ उल्टा है, क्योंकि अच्छी नहीं इसलिए सस्ती है। लेकिन अगर कोई चीज अच्छी भी है और सस्ती भी है, ये क्या है? गाफिन वस्तु। गाफिन वस्तु क्या होता है? अगर कोई चीज सस्ती भी है और अच्छी भी है तो फिर तो डिमांड बढ़ेगी ना। तो डिमांड बढ़ गई, इन चीजों की जो मशीन से निर्मित चीजें थी इनकी डिमांड बढ़ गई। और फिर मैंने कहा परिवहन तो अच्छा हो ही गया, परिवहन भी सस्ता है, परिवहन भी सस्ता है। पक्की सड़क, रेल, जगह जगह बंदरगाह, दूर दराज के जो क्षेत्रों, ये बेचारे बनाते थे किसी तरह, एक मिनट यार, ये किसी तरह बनाते थे माल और उसके बाद बेचने के लिए महीनों लग जाते थे। चले जा रहे हैं थके 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 थके, हाँ कुछ नहीं, माल ला दो, पर एक जोर से दूसरा छोर सब कनेक्ट होता चला गया। तो ब्रिटिश, अब देखिए इससे अंग्रेजों को दो फायदे हो गए। इन सब चीजों से अंग्रेजों को एक फायदा तय हुआ कि कच्चा माल जो है, जो इनकी आवश्यकता है, उसको प्राप्त करना आसान हो गया। प्राप्त करना क्या हो गया? आसान हो गया। किसके लिए? ब्रिटिशर्स के लिए। और कच्चा माल जहां प्राप्त करना आसान हो गया, वहीं विनिर्मित माल जो है, यानी कि मैन्युफैक्चर गुड्स जो है, उसका को बाजार तक पहुंचाना भी आसान हुआ। हालांकि ये सब चीज मैं लिखना नहीं चाह रहा था, बट लिख दे रहा हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज है, इसको समझो। और ये सब चीजें मिलकर के क्या करेंगी? ये सब चीजें मिलकर के क्या करेंगी? भारतीय ग्रामीण उद्योग और नगरीय दस्तकारी का क्या कर देंगी? ये सब चीजें मिलकर के इनका विनाश करेंगी। अच्छा, ये चीज आपको, अब इससे आपको पता है कि लाखों करोड़ों भारतीय क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, पतन हो गया इनका। अब इसके अलावा कुछ और छोटी मोटी चीजें भी हैं जिसके कारण पतन हुआ। कुछ छोटी मोटी चीजों का पतन हुआ, जैसे कच्चे माल जो हैं। अगर देखो भारत ऐसा नहीं कि अभी भी, जब ये सब चीजें हुई ना, तो अभी भी भारत के पास अमीर बने रहने का एक मार्ग था। कि दिक्कत ये है कि हम कभी कभी परेशानी में अपना आपा खो बैठते हैं। कच्चा माल हमारे लिए सोना हो सकता था, सोना। अरे तुम्हारे यहाँ लाख इंडस्ट्री बनी, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री बनी, इसलिए हमें सचेत हो जाना चाहिए था, बेटा तुम्हारी इंडस्ट्री चलेगी तभी जब हम कच्चा माल देंगे, हम जो कच्चा माल की कीमत लगाएंगे वो तुम दोगे। अगर ये कर ले जाते उस समय भारतीय, तो भी ब्रिटिशर्स को नाकों चबाने पड़ जाते। लेकिन कच्चे माल की क्या खपत हो रही उसकी कोई व्यवस्था नहीं करी गई। उद्योग धंधे संगठित नहीं रहे, भारत में राष्ट्र की कोई भावना नहीं है। नया जो धनिक वर्ग है हमारे यहां, वो नया होता जा रहा, उसे अपनी दुनिया से मतलब, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। राजा महाराजा रहे नहीं कि आपको कोई संरक्षित कर पाए। तो ये सब चीजें क्या हो गई? बेकार हो गई। और ये सब चीजें जो बेकार हुई, ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाया? इसी पूरे प्रोसेस को, अरे यार ये तो कलर अभी भी वही रह गया। इसी पूरे प्रोसेस को, इसी पूरी प्रक्रिया को, अरे भैया का हो रहा है ये, काय ना मान रहे हो? इसी पूरी प्रक्रिया को, मालूम है क्या बोला गया? अनुद्योगीकरण कहा
गया। जिसमें बनी बनाई इंडस्ट्री समाप्त हो जाए उसे बोलेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस इज द पैटर्न ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर इसी को हमने लगा दिया होता तो उसको बोलते इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो भारत में तो इंडस्ट्रियलाइजेशन था पहले से, तभी तो मैंने आपको बताया कि एक समय में ये सब चीजें, ये इंडस्ट्री तो है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन था, पर इन्हें एक प्रक्रिया के तहत समाप्त किया गया चरणबद्ध तरीके से, और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो डगमगा गई। वो देश जो दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक देश हुआ करता था, वो अब एक आयातक देश बनकर के रह गया। असंतुलन अभी भी है, आयात निर्यात का असंतुलन, लेकिन पलड़ा चेंज हो चुका है दोस्त। जहां निर्यात ज्यादा करते थे वहां अब हम आयात ज्यादा करते हैं। कह रहे हैं, ब्रिटिश एक अधिकारी है, ब्रिटिश एक राइटर है, वो लिख रहा है कि 1700, मतलब वो भारत की आर्थिक दशा का वर्णन कर रहा है। कह रहा है कि बंगाल, जहां पर पैसे आने के 100 दरवाजे हुआ करते थे 17वीं 18वीं शताब्दी के, 17वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, जहां बंगाल में पैसे आने के 100 रास्ते थे, बाहर जाने के लिए एक भी रास्ता नहीं होता था। वही बंगाल अब कंगाल हो गया है। वही बंगाल अब क्या हो गया है? कंगाल हो गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भारत में क्या हो रहा है? भारत में अब धन नहीं रहा। ब्रिटिश शासन की नीतियों की वजह से भारत का अनौद्योगिकरण हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। औद्योगिक क्रांति के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, औद्योगिक क्रांति है क्या, पहले तो ये समझिए। कल भी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि पुनर्जागरण आया और पुनर्जागरण के कई सारे प्रभाव हुए, और उन प्रभावों में एक प्रभाव आपने औद्योगिक क्रांति के तौर पर देखा था, है ना? पुनर्जागरण जब आया तब उसके एक प्रभाव के तौर पर आपने क्या देखा कि औद्योगिक क्रांति आई। और पुनर्जागरण के कारण जो है, जब मानववाद बढ़ा, ठीक है, पुनर्जागरण के कारण जब मानववाद बढ़ेगा, मानववाद जब बढ़ेगा, मानववाद, तो उसमें क्या होगा, व्यक्ति क्या करेगा, जो अभी तक सुखों से वंचित रखा गया था, ये मानव सुख के साधन जो है वो ढूंढना शुरू करेगा। सुख के साधन या सुख के साधनों का ये क्या करेगा, विकास करेगा। यहां पर सुख के साधनों का क्या होगा बच्चों, विकास होगा। सुख के साधनों का विकास का मतलब क्या है, भक्ति आंदोलन, हाँ ठीक है, उस समय भक्ति आंदोलन थे वो। तो सुख के साधनों का विकास होगा। अब सुख के साधनों का विकास जब होगा और इसमें अगर क्रांतिकारी विकास होगा, क्रांतिकारी विकास, क्रांतिकारी विकास का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा विकास जब होगा, क्रांतिकारी तरीके से जब विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, तो देखिए एक चीज तो होती है कि मानव अपने उपयोग के लिए बना रहा है, बस उसका उपयोग हो रहा है बस, और एक होता है व्यक्ति अपना तो उपयोग कर ही लेता है, दूसरों के उपयोग के लिए भी उसको बनाने लगता है, और दूसरे बहुत हैं संसार में। तो जब दूसरों के लिए उपयोग के लिए किसी चीज को बनाने लगता है बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उसे वो निःशुल्क नहीं देगा, उसके प्रति कुछ शुल्क वसूलेगा। इसी को व्यापार कहते हैं। यानी अब वो वस्तुओं का निर्माण करेगा तो व्यापार के लिए करेगा, स्वयं के लिए नहीं। जैसे मान लेते हैं किसान ने फसल उगाई, किसान जो है उसने क्या करी, उसने फसल उगाई। किसान का काम ही है फसल उगाना, वो उगा लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन किसान किसके लिए फसल उगाता है? प्राचीन समय में आप सुनेंगे तो किसानों का फसल उगाना या कृषि करना, जो इनका काम जो है कृषि करना, ये आजीविका हुआ करती थी। ये क्या हुआ करती थी बच्चों? आजीविका। आजीविका समझते हैं आप क्या होती है? वो जो जीवन जीने का साधन हो, ये आजीविका है। तो कृषि एक समय में किसानों की आजीविका थी, लेकिन फिर यही आजीविका
इसी किसान का व्यापार बन गया और कृषि का वाणिज्यीकरण हो गया। वाणिज्यीकरण, तो अब ये फसल जो उगा रहा है ये सिर्फ अपनी आजीविका के लिए नहीं उगा रहे हैं, ये अपनी आजीविका तो करेंगे ही उससे। मतलब भाई किसान फसल उगाएगा तो अपना तो खाएगा ही ना। जैसे उसने गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं सारा घर का खाली थोड़ी कर देगा, अपने लिए तो रखेगा ही ना कि 1 साल तक उसको गेहूं, वो अपने पास तो भंडार रख ही लेगा, उसने खुद उगाई है। क्योंकि तो अपने लिए उगाए हैं, आजीविका है, जीवन जीने के लिए काम किया है, आजीविका है। जीवन जीने के बाद उसी काम को अतिरिक्त किया है और उसके मोल में कुछ लिया है, तो वो व्यापार है, वो वाणिज्यीकरण है। तो कृषि जैसी चीज जो कभी आजीविका हुआ करती थी उसका कॉमर्शलाइजेशन होना, वाणिज्यिक होना, तो यही क्या है, यही उद्यम है, इसी को उद्यम बोलते हैं। यही उद्यम है, इसी को हम उद्यम बोलते हैं। और उद्यम जब क्रांतिकारी स्तर पर किया जाए तो यही उद्यम उद्योग बन जाता है। यही उद्यम क्या बन जाता है, उद्योग बन जाता है। क्रांतिकारी स्तर पर होने का मतलब समझ रहे हैं ना। कल से मैं क्रांति के बारे में आपको बता रहा हूं। क्रांति मतलब कोई चीज बड़ी व्यापक मात्रा में अगर करी जा रही है तो उसे क्रांति का रूप दिया जाता है। कोई भी काम, चाहे वो हिंसक हो चाहे वह अहिंसक हो, बड़ी और बहुत तेजी से होने वाली जो कार्य हैं उनको हम क्रांति के रूप में जानते हैं। वो सारी चीजें क्रांति के अंतर्गत आ जाती हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी, हाँ या नहीं? तो भाई जैसे यहां पर मैंने आपको बताया वैसे ही मानव ने सुख के साधनों का विकास किया। अब उसके सुख के साधन क्या हो सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मनुष्य ने कपड़ा जो है बनाना शुरू किया। कपड़ा तो पहले तो वो अपने पहनने के लिए बनाया होगा, फिर उसने कहा कि यार दूसरों के पहनने के लिए ही बनाते हैं, तो दूसरों को पहनने के लिए बनाने के लिए उसने व्यापार करना शुरू किया कि नहीं करना शुरू किया। और इस व्यापार को क्या चाहिए, इस व्यापार को क्या चाहिए? सबसे पहले बीच में इस कपड़े की एक फैक्ट्री चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और फैक्ट्री चाहिए तो फैक्ट्री लगाने के लिए एक पूंजीपति होगा, और मतलब इसका मालिक होगा, और मालिक के अलावा एक जो है वर्ग होगा जो कहलाएगा श्रमिक। श्रमिक, फिर ये जो श्रमिक है और मालिक है ये दोनों मिलकर के फैक्ट्री में उत्पाद जो है वो पैदा करेंगे, या उत्पाद जो है वो लाएंगे, उत्पाद बनाएंगे। इन्होंने मिलकर के उत्पाद को बनाया, प्रोडक्ट को बनाया। अब प्रोडक्ट जाएगा बाजार में, तो आपको चाहिए बाजार। आपको क्या चाहिए बेटे? बाजार चाहिए। आप घर घर थोड़ी नहीं जाकर के बेचोगे, घर घर आएगा आपके पास खरीदने के लिए, ठीक है? तो ये बाजार होगा, मार्केट जिसको आप कहेंगे। इस मार्केट में ये उत्पाद जाएगा और यहां से वो इनके जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा कि ये उपभोक्ता तक चला जाए, कंज्यूमर जो है इसको परचेज करें। तो उत्पाद के उपभोक्ता तक पहुंचने के बीच में भी आपको यहां पर बहुत सारे मीडिएटर्स चाहिए होंगे, जैसे थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेता। चाहिए कि नहीं? थोक एवं फुटकर विक्रेता चाहिए कि नहीं चाहिए? थोक एवं फुटकर विक्रेता चाहिए। मार्केट एजेंट चाहिए, मार्केट एजेंट चाहिए जो ये बता सके कि आपके उत्पाद का मार्केट कहां पर है, या आपके उत्पाद के लिए मार्केट कहां पर लगाया जा सकता है, कहां लोग इसको परचेज करेंगे। ठीक है, आपको इसमें मार्केटिंग करने वाले लोग चाहिए, मार्केटिंग करने वाले लोग चाहिए, मतलब इसके बारे में प्रचार प्रसार करने वाले लोग चाहिए। तो ये केवल कपड़ा बनाने और उसे बेचने वाली चीज नहीं है। कपड़ा बना करके बेचने के बीच में लंबी श्रृंखला है, लंबी श्रृंखला है कि नहीं है? छोटी मोटी बात नहीं है, इसको समझिए। एक लंबी श्रृंखला है, एक बहुत लंबी श्रृंखला है। कम समय में तेजी से होने वाली कार्यों को क्रांति कहते हैं। देखिए, ये जो आप लोगों की भाषा में वाह को बा बोलने की आदत है, ये वाह को बा बोलने की आदत खत्म कर दीजिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। कम समय में तेजी से होने वाली नहीं, कम समय में तेजी से होने वाली, ठीक है?
तो वाली वाली भाषा ठीक है। हाँ, और आपने परिभाषा ठीक लिखी है, क्रांति के बारे में आपकी समझ उचित है, बढ़िया बात है। तो क्षेत्रीय भाषाओं से थोड़ा सा ऊपर उठिए, अगर हिंदी ही बोल रहे हैं तो हिंदी की जो शुद्धता है वो बरकरार रखनी होगी। तो ये अगर आपको इंटरलिंकिंग समझ में आई है, देन यू कैन इजिली फाइंड आउट कि मानव के सुख के साधनों का विकास का अर्थ क्या है। यही मानव सुख के साधन है। सुख के साधन तो कपड़ा था, लेकिन कपड़ा ऐसे नहीं पहुंच जाएगा लोगों के पास। ये क्रांतिकारी विकास होगा इसका, जब तेजी से कपड़ा बनेगा बहुत बड़ी मात्रा में। अब इसी चीज को और समझिए, इन्हीं चीजों को और समझने का प्रयास कीजिए। जब क्रांतिकारी विकास हो रहा है तो कपड़ा बहुत तेजी से बनेगा, बहुत तेजी से बनेगा, तो इसका व्यापार ज्यादा किया जाएगा। व्यापार ज्यादा होगा तो फैक्ट्री ज्यादा एस्टैब्लिश होगी, मालिक ज्यादा होंगे, श्रमिक ज्यादा होंगे, उत्पाद ज्यादा होगा, बाजार ज्यादा होंगे, थोक फुटकर विक्रेता ज्यादा होंगे, मार्केटिंग एजेंट, मार्केटिंग करने वाले लोग ज्यादा होंगे, और ये सब तभी होगा जब उपभोक्ता ज्यादा हो। तो मैंने आपको बताया कि पुनर्जागरण से मानववाद आया, और मानववाद ने क्या किया, सुख के साधनों का विकास किया। विकास क्रांतिकारी हुआ, इसलिए उद्योग एस्टैब्लिश होने शुरू हुए। सो कनेक्टिंग पॉइंट इज हियर टू हियर टू हियर टू हियर टू हियर, है ना। यहां से लेकर के यहां तक आपका ये है कनेक्टिंग पॉइंट कि औद्योगिक क्रांति क्या है। बेसिकली उद्योगों को एस्टैब्लिश करना क्रांतिकारी तरीके से, यही औद्योगिक क्रांति है। लेकिन इसमें हम परंपरागत उद्योग की बात नहीं कर रहे हैं। परंपरागत तरीके जो है वो क्या किए गए, तरीके छोड़े गए, और नए एवं आधुनिक तरीके अपनाए गए। ऐसा नहीं कि व्यापार पहले नहीं होता था, लेकिन अब इस तरह से व्यापार होगा। नए और परंपरागत तरीके, नए तरीके आएंगे, परंपरागत तरीके छोड़े जाएंगे। परंपरागत तरीके कैसे, जैसे एग्जाम्पल हमने पहले कपड़ा का लिया था, तो पहले कपड़ा हाथ से बनाया जाता था। अगर हमें व्यापार भी करना होता था दोस्तों, तब भी हम व्यापार करने के लिए कपड़ा हाथ से ही बुनते थे, और हाथ से बुन करके दूसरों के लिए देते थे। क्या हाथ से बुन करके अगर आप कपड़ा दे रहे हैं तो क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे उसमें? स्पीड है यार आपकी एक, उस स्पीड को आप शरीर के माध्यम से इतनी तेजी से नहीं बढ़ा सकते जितनी तेजी से मशीनों के माध्यम से आप बढ़ा सकते थे। तो आधुनिक तरीका क्या है, नए और आधुनिक तरीके क्या हैं? मशीनों का प्रयोग यहां पर होना शुरू हुआ। मशीन नहीं थी तो आविष्कार किया गया, लेकिन पहले सोच ही आएगी। सोच तो हो कि हमें इस लेवल पे बेचना है, तब तो हम आविष्कार करेंगे, आविष्कार होगा। फिर पहले ऐसी सोच ही नहीं थी, ठीक है। तो अच्छा, अब हाँ, कपड़े बन भी जाते थे तो उत्पाद तैयार भी हो जाता था, कुछ श्रमिक भी लग जाते थे थोड़े मोड़े, तो बाजार नहीं मिलते थे, क्योंकि लोगों के पास इतनी नीड ही नहीं थी। कपड़ा पहना पहना, नहीं पहना नहीं पहना। तो अब इन्होंने मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया है। पहले हाथ से बन रही हैं चीजें, कितनी बना लोगे आप? क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला पाओगे। क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए आपने खोज करनी शुरू करी। आधुनिक तरीके क्या हैं? पहले लोग व्यापार भी बहुत एथिकल तरीके से करते थे, मतलब व्यापार की भी अपनी एक नीतियां थी जिसका वो प्रयोग करते थे। इन्होंने नए तरीके ला करके व्यापार की नीतियों में परिवर्तन कर दिया, नैतिकताओं में परिवर्तन कर दिया। इन्होंने बेचने के लिए बाजार बनाए। पहले सब्जियां, मुझे याद है मैं गांव में जब रहता था तो घर घर लोग सब्जी देने आते थे, और उसके बदले कुछ घर से दे दिया जाता था। वो सब्जी देते थे या देती थी, और उनके बदले जो है हमारे घर से अनाज या कुछ कपड़े या कुछ इस तरीके की चीजें दे दी जाती थी, और कभी कभी पैसे दिए जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई डेफिनेटली पहले मार्केट नहीं थे, अब सब्जी के लिए मार्केट बना दी गई है ना। सब्जी के लिए मार्केट है। अब आप जाएंगे मंडी में, बाजार में, वहां से खरीदेंगे सब्जी।
चेतावनी नहीं होता है, चेतावनी होता है, चेतावनी नहीं होता है, चेतावनी। ऐड को जल्दी बोल देते हैं, चेतावनी को जल्दी नहीं बोलते हैं, चेतावनी को जल्दी बोलते हैं, ठीक है, शब्दों को सही करिए। तो ये भाई ये चेंजेस हमको यहां पर देखने को आए, और ये जो चेंजेस हैं ये भी औद्योगिक क्रांति ही है। तो फिर से समझिए, एक एक पॉइंट में आगे बढ़ रहा हूं। मानववाद, सुख के साधनों का विकास, क्रांतिकारी विकास, उद्योग आया, उद्योग में परंपरागत तरीकों को छोड़ा गया, नए आधुनिक तरीकों को अपनाया गया, मशीनों का प्रयोग किया गया। निर्माण की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उस उत्पादन की प्रक्रिया को कई गुना बढ़ा दिया गया, और इतना गुना बढ़ा दिया गया कि जो पारंपरिक व्यवस्था थी व्यापार की, वो पूरी तरीके से गायब हो गई। यानी इस पारंपरिक उद्योग की जो व्यवस्था है उसमें पूरा आमूल चूल परिवर्तन कर दिया गया, आमूल चूल परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक व्यापारिक तौर तरीकों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया, उत्पादन के साधनों में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। धीमी गति से होने वाला जो पहले व्यापार होता था, परंपरागत और धीमी गति वाला, उसको छोड़ दिया लोगों ने। नए और तेज गति से होने वाले व्यापारिक मार्ग उन्होंने खोजे, वैज्ञानिक तौर तरीके उसमें प्रवेश करवाए गए, और इन सब चीजों के लिए लोगों ने स्टडीज करनी शुरू कर दिया। आपको मालूम है आज भी लोग जो हैं व्यापार करने की स्टडीज करते हैं, मार्केटिंग की टेक्निक्स को पढ़ते हैं। तभी तो मैनेजमेंट के इतने सारे कॉलेजेस चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? वाणिज्यिक और व्यापारिक शिक्षाएं दी जाती हैं लोगों को, अब कॉलेजेस में यांत्रिकी शिक्षाएं दी जाती हैं। परंतु अब यहां पर अगले स्टेप में अगर हमको यह समझ में आ गया कि औद्योगिक क्रांति क्या है, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक क्रांति क्या है। लेकिन इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सबसे पहले जहां पर देखने को मिला, मतलब ये इसकी शुरुआत अगर हम देखें, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां से हो रही है? सबसे पहले हो रही है इंग्लैंड से। इंग्लैंड से सबसे पहले इसकी शुरुआत हो रही है बच्चों इंग्लैंड से। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? इंग्लैंड से। लेकिन प्रश्न आता है कि क्यों इंग्लैंड से शुरू हो रही है? क्यों भाई? क्योंकि मांग ज्यादा है। इंग्लैंड से क्यों हो रही है ये शुरुआत? इसके पीछे आइए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्रांति जो है सबसे पहले कहां से शुरू हो रही है? इंग्लैंड से। उसके पीछे रीजन ये है कि इंग्लैंड के पास विशेष परिस्थितियां थीं। विशेष परिस्थितियां। आप कहेंगे सर पुनर्जागरण तो इटली से शुरू हो रहा था, और उससे प्रभावित होने वाला औद्योगिक क्रांति ये इंग्लैंड से शुरू हुई, ऐसे कैसे हो गई? तो मैं आपको बताता हूं कि इंग्लैंड के पास इस चीज को लेकर के एक बेहतर या विशेष परिस्थितियां रही थी। अब वो विशेष परिस्थितियां कैसी रही जरा देखिए। है समुद्र पारी व्यापार, ये एक कारण है कि इनके पास, इनका एक छोटा सा देश, लेकिन इनके व्यापार करने वाले स्थान बहुत जगहों पर, आपने अपना जाल बहुत जगहों पर बिछा रखा है, और इतने प्रकार के व्यापारों की विभिन्नताएं, समुद्री व्यापार हैं, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के, विभिन्न वस्तुओं के व्यापार और सेवाओं के भी व्यापार है इनके पास। सेवाओं के व्यापार, आप बताइए सेवाओं के व्यापार का मतलब क्या है? इनके पास सबसे प्रमुख सेवा का व्यापार है दासों का व्यापार। दासों का व्यापार। मैंने आपको बताया ना कि
आपको मैंने बताया कि पुनर्जागरण जो है वो कहां हो रहा है, पुनर्जागरण कहां हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, यूरोप के बाहर तो नहीं हो रहा है अभी। तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, खास तौर से 18th सेंचुरी की बात करें, 18th सेंचुरी एडी की बात करें, तो ये लोग तेजी से बाहर मतलब नए नए व्यापारिक मार्गों पर अपना इन्होंने जाल बिछाया है, और इनमें इनके पास दासों का व्यापार भी बहुत शामिल है। और इन सब बाहरी व्यापारों से इंग्लैंड को बहुत लाभ हुआ है। इंग्लैंड को क्या हुआ, लाभ हुआ। ये तो आप समझ ही रहे होंगे क्योंकि आपने प्राचीन माफ कीजिएगा आधुनिक भारत पढ़ रखा है, और आधुनिक भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ रखा होगा। आपने देखा कि ब्रिटिशर्स पहले नहीं थे जो भारत आए, क्या अंग्रेज पहले थे जो भारत आए? भाई अंग्रेजों से पहले तो पुर्तगाली आ गए, अंग्रेजों से पहले तो डच भारत आ गए, और तब आपके अंग्रेज भारत आपको देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इनमें वर्षों का गैप है आने में, और इन्होंने खूब भारत से व्यापार किया इन दोनों लोगों ने। उसके बावजूद जब अंग्रेज आते हैं तो इनको स्टडी करके आते हैं कि ये लोग पहले पहुंचे हैं, इन्होंने क्या क्या संसाधन वहां पर जुटाए हैं, इनको हटाना है तो हमें क्या क्या करना होगा। यानी कि रणनीतिक तरीके से जहां कहीं भी जाते थे वहां जाते थे, ऐसे नहीं नया मार्ग मिला मुंह उठाए चल दिए, पूरी प्लानिंग के साथ जाते थे। बहुत ही शानदार नेवल व्यवस्था हुआ करती थी पुर्तगीज की। दैट्स व्हाई द पुर्तगीज वर द फर्स्ट जिन्होंने भारत के लिए समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज करी। बहुत ही शानदार इनकी नेवल रही होंगी। ऐसे थोड़ी नहीं समुद्रों से लेकर के जहाज आप चले आ रहे हैं, सुनसान नदी में आपको एक नाव में छोड़ दिया जाए तो अभी हालत खराब हो जाएगी ऐसे। और ये फिर आकर के स्टैब्लिश हुए पुर्तगीज भारत में, इन्होंने भारत में अपनी नौसेना तक बैठा दी। उसके बाद भी अंग्रेज आकर के पुर्तगालियों के छक्के छुड़ा देते हैं, उन्हें हरा देते हैं, उनके ऊपर काबू कर लेते हैं। सो ये इनके लिए एडवांटेज है, ये हर चीज को रीड करके आए, देर आए हैं पर दुरुस्त आए हैं। इसीलिए कहते हैं जल्दीबाजी मत करो, आराम से काम करो, लेकिन सोच समझ के करो। तो इनके पास जब ये आए तो उन्होंने खूब इस तरीके की चीजों से लाभ कमाया। इंग्लैंड को इस तरीके के व्यापार से बेहद लाभ हुआ। जब लाभ हुआ तो इस लाभ से सबसे ज्यादा जो चीज इनको मिली होगी वो क्या मिली होगी? पूंजी। सबसे ज्यादा जो चीज मिली वो क्या मिली? पूंजी, धन दौलत। और जब पूंजी मिल गई तो क्या शेष रह गया? पूंजी जब मिल गई तो क्या शेष रह गया? आप कहते हैं कि रुपया ही हर चीज थोड़ी होती है, लेकिन व्यापार में रुपया ही हर चीज होती है। आपके मानव मूल्यों की जब आप बात करेंगे तो भले ही ये स्लोगन बड़ा अच्छा हो कि रुपया ही हर कुछ चीज थोड़ी है, लेकिन मानव मूल्यों की जब बात करेंगे तो यार रुपया ही हर कुछ चीज है। क्या नाम है, व्यापार के मूल्यों की जब बात करेंगे, और वो रुपया इनके पास आ चुका था। पूंजी जिसके पास उपलब्ध हो गई उसको व्यापार में कौन हरा सकता है? अब वो जो चाहेगा करेगा। और इसी पूंजी के बल पर इन्होंने फिर अन्य देशों में यात्राएं करी, खूब सारी यात्राएं करी, और ऐसे करके ये इंग्लैंड के लोग हुए जिन्होंने अपने सर्वाधिक उपनिवेश स्थापित किए। ठीक है, सर्वाधिक क्या स्थापित किए बेटे? सर्वाधिक उपनिवेश इन्होंने स्थापित किए, सबसे ज्यादा उपनिवेश इन्होंने स्थापित कर दिए। और जैसे जैसे उपनिवेश एस्टैब्लिश होते चले गए, इसको हम कह सकते हैं कि प्रकार से पूंजी का ये निवेश कर रहे हैं, ये उपनिवेश बना रहे हैं। उपनिवेश मतलब समझते हैं आप? उपनिवेश का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री के द्वारा किसी दूसरी कंट्री में जाकर के वहां की जो पहचान है वो अपनी पहचान के रूप में एस्टैब्लिश कर देना, वहां अपनी राष्ट्रीयता का प्रवेश करा देना, इसको बोलते हैं उपनिवेश। एक कंट्री की राष्ट्रीयता का दूसरे कंट्री की राष्ट्रीयता पर प्रभुत्व, उसको बोलते हैं उपनिवेश। आपने पढ़ा ही होगा कि 1947 से पहले का जो भारत है, उस पहले के भारत को क्या कहते हैं? पहले के भारत को आज भी क्या कहते हैं? आप इतिहास में क्या पढ़ते हैं?
पहले का भारत क्या कहलाता है? ब्रिटिश भारत। आप सोचिए, यानी हमारे देश के नाम के आगे पहले ब्रिटेन लगता है उस समय, ब्रिटिश भारत। यानी उन्होंने हमारे देश को अपनी राष्ट्रीयता दे दी है। इसको ही उपनिवेश बोलते हैं, यही उपनिवेशवाद है, यही उपनिवेशीकरण है। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे बाद में, जब हम उपनिवेशवाद पढ़ रहे होंगे, बट इन शॉर्ट आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो इन्होंने बहुत सारे उपनिवेश एस्टैब्लिश किए, भारत से लेकर के विभिन्न देशों तक, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, चाइना, हर जगह उपनिवेश एस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत उपनिवेश स्थापित किए, और जिन जिन जगहों पर इन्होंने उपनिवेश स्थापित किए, उन सब जगहों पर अभी पुनर्जागरण, आधुनिक पुनर्जागरण जो था वो नहीं था। ठीक है, उपनिवेशों में ये जो उपनिवेश स्थापित किए हैं, यहां पर क्या नहीं था? यहां पर आधुनिक पुनर्जागरण नहीं है। और जहां आधुनिक पुनर्जागरण नहीं है, वहां के लोग कैसे होंगे? जहां जैसे इन लोग की पहले स्थिति थी, वैसी स्थिति में आप सोचिए कि पूरे विश्व में अलग अलग कंट्रीज हैं बहुत सारी, वैसी स्थिति में हैं लोग, तो ये वहां जाकर के पुनर्जागरण नहीं करा रहे हैं उन लोगों का, बल्कि उनके पुराने दकियानूसी विचारों का लाभ उठा रहे हैं। अब ये तो प्रबुद्ध हो चुके हैं, लेकिन जहां जा रहे हैं वहां अभी आधुनिक प्रबुद्धता नहीं आई है, तो कह रहे हैं अच्छा है नहीं आई है, कराओ इनसे जो कराया जा सकता हो। तो इनको अपने इन्हीं उपनिवेशों से आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं उपनिवेशों से इन ब्रिटिशर्स को कच्चा माल और सस्ते श्रमिक ये मिल जाएंगे, और मिले। सस्ता माल, और अब आप देखिए आपके पास क्या क्या है, समझिए। आपके पास पूंजी भी है, आपके पास कच्चा माल भी है, और आपके पास सस्ते श्रमिक हैं। और अब जरा इसको समझिए, अब आप क्या बनाना है आपको? एक उत्पाद बनाना है। उत्पाद बनाने के लिए क्या चाहिए? जमीन चाहिए। तो उपनिवेश है आपका अलग अलग जगहों पर। और क्या चाहिए? मालिक को क्या चाहिए? पैसा भी है आपके पास में। और क्या चाहिए? श्रमिक भी हैं आपके पास में। तो किसी उत्पाद के लिए आवश्यक जो संसाधन होने चाहिए, बड़े आवश्यक संसाधन होने चाहिए, ये सब ब्रिटेन के पास थे। अब केवल रह गया था ये बाजार। तो जो इन चीजों को क्रिएट कर सकता है बड़ी ही आसानी से, उसके लिए ये क्रिएट करना, उपभोक्ता क्रिएट करना, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात है? बताइए। शारीरिक, मानसिक, व्यापारिक रूपों में से गुलाम बना लेना, कॉल्ड उपनिवेश। ये उपनिवेश के परिणाम हैं जो आपने लिखे हैं। ये कॉल्ड उपनिवेश नहीं है, ये उपनिवेश का परिणाम है। जब उपनिवेश होता है तो शारीरिक, मानसिक, व्यापारिक रूप से उसको गुलाम बना लिया जाता है। उपनिवेश का मतलब यही है कि अपनी राष्ट्रवाद जो है वो दूसरे के देश में प्रवेश, मतलब वो उनका देश हो जाता है एक तरीके से, दूसरे देश को भी वो अपने देश की तरह चलाते हैं, ये उनके पास में आ जाता है। समझ में आता है कि नहीं? इंग्लैंड के लोग लचीले थे, अच्छा लालची थे। अन्य ने केवल व्यापार किया, लेकिन इन्होंने, देखिए मैं सब लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग वाह की जगह बा का इस्तेमाल करना बंद कीजिए। फिर आपने केबल लिखा हुआ है, केबल व्यापार किया, लेकिन इन्होंने कब्जा किया। क्या ये सही बात है सर? हाँ, ये काफी हद तक सही है,
बिल्कुल सही बात है। जैसे डचेस जब व्यापार करने आए तो उन्होंने अपनी केवल व्यापारिक कोठी खोली थी, उसी के ऊपर ध्यान दिया था। उन्होंने राजनीति में प्रवेश करने की सोची नहीं, इन्होंने सोची। विलय कर लेना दूसरे देश में आकर। हाँ ठीक है, अब जरा और पॉइंट्स को समझिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अब ऐसे लोगों के पास में पूंजी भी है और कच्चा माल भी है और सस्ते श्रमिक भी हैं। कच्चा माल और सस्ते श्रमिक कैसे हैं कि जिन उपनिवेशों में जा रहे हैं, जैसे कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल क्या होना चाहिए आप बताइए। एक कपड़ा बनाने के लिए कच्चा माल क्या होगा? कपड़ा के लिए कच्चा माल है कपास, है? अब अगर कपास उत्पादित हो रहा है और जिस देश में उत्पादित हो रहा है वहां पर अभी औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, वहां पर फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं है, वहां मशीनरीज नहीं है, बड़े बड़े कारखाने नहीं हैं, तो इस कपास से अगर ये कपड़ा बनाते होंगे तो इस कपास से हस्त निर्मित कपड़े बनते होंगे, है ना? लेकिन इन्हें मालूम भी नहीं है कि मशीन से भी कपड़ा बनाया जा सकता है, इन्हें मालूम है। तो जब ये कपड़े बनाएंगे तो इसी कपास के ऊपर नजर इनकी जाएगी कि नहीं जाएगी? कपास इनके लिए रॉ मटेरियल है और इनसे जब उगाने के लिए कहा जाएगा तो उगा देंगे ये, क्योंकि कहेंगे कि यार केवल कपास उगाने से अगर हमें पैसा मिल जा रहा है तो कितनी अच्छी बात है। किसानों को तो यही समझ में आएगा, इसलिए उनको तो पता भी नहीं है कि उस उगे हुए कपास को ये क्या करेंगे। उन्हें तो केवल इतना मालूम है कि हम तो हमसे तो कोई कितना ही कपास खरीदेगा, वो ज्यादा कपड़ा बना ही नहीं पाता है तो ज्यादा खरीदता भी नहीं है यहाँ का लोकल व्यापारी। ये एक ऐसा व्यापारी है जो ढेरों कपास खरीद रहा है, पगला गया है एकदम। हमें क्या मतलब है, पगला गया तो पगला गया, हम तो कपास उगा के दे देंगे उसे। और ऐसा किसान बड़े सस्ते में भी कपास दे देगा इन्हें, क्योंकि ज्यादा दे रहा है ना। और ये भी ट्रेड करने के लिए उनके ऊपर कहेंगे यार देखो हम ज्यादा खरीद रहे हैं तो हमें तुमसे सस्ता चाहिए, तो बड़े आसानी से। तो मैं जो बोल रहा हूं ना, इनको कच्चा माल मिल जाएगा, वो भी सस्ते में, ऐसे ही मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं जो गरीबी की मार से मारे हुए हैं, स्थानीय जमींदारों ने, स्थानीय सूदखोरों ने इनको उधारी में दबा रखा है, इन किसानों को। तो ये व्यापारी जाएगा, उनसे बोलेगा तुम्हारा सारा हम कर्जा माफ करवा देंगे, तो हमारे यहां नौकरी कर लो, हम पैसा देंगे तुम्हें। तो ये नौकरी करेगा, दौड़ते हुए करेगा। तो जितना तो इसका उधार नहीं है उससे ज्यादा का ये काम करा लेगा और पैसा भी उसे दे देगा। और उस श्रमिक को पता भी नहीं चलेगा कि उसने ज्यादा काम कम पैसे में कर दिया है, क्योंकि वो तो एहसानमंद है ना कि हमारा तो कम से कम उधार चुकाने वाला यही अंग्रेजी बाबू हैं, यही हमारे माई बाप हैं। ये गरीबों के अंदर ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो लोग होते हैं, जो देश के वास्तविक नागरिक होते हैं, जो देश के वास्तविक, ये बड़े भावुक होते हैं और इस तरीके के व्यापारी इनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, इनके साथ छल करते हैं। तो वही बात है कि आधुनिक व्यापार यही है। इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि इनकी नीतिगत वैल्यू, इनके व्यापार के वैल्यूज अलग होंगे, ठीक है? तो कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, हस्त निर्मित चीजें, उनकी मतलब इन सब से इनको कच्चा माल और सस्ते श्रमिक आसानी से मिल जाएंगे और ये खुद खुशी मन से तैयार होंगे। तो बाद में इन्हें पता चलेगा कि इनका शोषण हो रहा है। अभी तो मिल गए ना, अभी तो मिल गए, क्योंकि इन्हें तो मालूम भी नहीं कि इनका उपयोग क्या होने वाला है। तो खूब उपनिवेश एस्टैब्लिश कर लिया। फिर यूरोप में, जब मैंने आपको बताया कि यूरोप में ये पुनर्जागरण हुआ, तो पुनर्जागरण का एक परिणाम विज्ञानवाद भी है। विज्ञानवाद ने भी तो जन्म लिया, तर्कवाद, विज्ञानवाद। और जब विज्ञानवाद ने जन्म लिया तो विज्ञानवाद से ढेरों आविष्कार हुए। ढेरों क्या हुए? आविष्कार हुए। और जब ढेरों आविष्कार हुए तो उनमें में से कई आविष्कार ऐसे थे जिन्होंने इस उद्योग को सपोर्ट किया। तो अब आप सोचिए क्या क्या चीजें हैं जो इनके फेवर में है। समुद्र पारी व्यापार,
सेवाओं का व्यापार, व्यापार से उपनिवेशों का एस्टैब्लिश होना, उपनिवेशों से कच्चा माल प्राप्त करना, सस्ते श्रमिक प्राप्त करना, ये सब चीजें हैं जो ब्रिटिशर्स के फेवर में है। और ब्रिटिशर्स के फेवर में अब एक चीज और भी है कि भाई जो वैज्ञानिक आविष्कार, और खोजें हैं, उनका प्रयोग, उनका क्या करना, प्रयोग करना इन्होंने शुरू किया, तेजी से प्रयोग कर लिया। अब आविष्कार हुए तो इन्होंने उस आविष्कार को खरीदना शुरू किया क्योंकि पैसा था, और इस आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को और सरल बना दिया। और इन्हीं सब चीजों से इंग्लैंड एक ऐसे व्यापारी वर्ग या व्यापारी देश के रूप में उभरा कि इंग्लैंड की प्रतिद्वंदिता का सामना करने वाला कोई था नहीं, स्वयं यूरोप में नहीं था। व्यापार इतना तेजी से, यूरोप में भी व्यापार बढ़ा, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन ने ही सिर्फ व्यापार बढ़ाया, व्यापार तो अन्य यूरोपीय देशों ने भी बढ़ाया, फ्रांसीसी हो, डचेस हो, हॉलैंड के लोग हो, पुर्तगीज हो, इन सब ये सब यूरोप से हैं और ये सब लोगों ने व्यापार में तेजी दिखाई। लेकिन जो तेजी इनके पास आई इन परिस्थितियों के कारण, वो तेजी अन्य किसी के पास नहीं आई। परिणाम स्वरूप जगह जगह अन्य लोगों ने भी अपने उपनिवेश एस्टैब्लिश किए, और जिन जिन लोगों ने जहां जहां उपनिवेश एस्टैब्लिश किए उन सब पे सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर ली ब्रिटिशर्स ने। एग्जाम्पल लेने के लिए कहीं दूर मत जाइए, भारत में ही आइए। भारत में पुर्तगीज भी आए, उन्होंने भी उपनिवेश एस्टैब्लिश किया कि नहीं किया? ये पुर्तगाली थे जो जिन्होंने भारत में आकर के सबसे पहले अपना उपनिवेश एस्टैब्लिश किया। उपनिवेश की बात कर रहा हूं। दक्षिण भारत में कई जगहों पर उन्होंने ऐसी फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी और ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए। इन्होंने कहा कि भारतीय नारियों से आप शादी कीजिए, तो भारतीय स्त्रियों से शादी करने वाले पहले लोग यही हैं। ये पुर्तगाली बच्चे पैदा करने वाले भारत में यही लोग हैं। क्यों करना चाहते थे वो ये काम? दो कारण से, एक तो भारत में पुर्तगालीज वहां के नागरिक की तरह हो जाएं, दूसरी बात क्रिश्चियनिटी यहां पर आ जाए, तीसरी बात यहां के, अब यूरोप में ये जो ये छोटे छोटे देश हैं, ये कोई बहुत बड़े बड़े देश नहीं है, इतने छोटे छोटे देश हैं, ये पूरा का पूरा देश लेकर के चले आएंगे तो भी जगह भर नहीं पाएंगे भारत की, इतना बड़ा देश है भारत। तो जगह भरने के लिए नए पुर्तगाली पैदा होने चाहिए थे, तो इन्होंने पुर्तगाली पैदा किए, इन्होंने अंग्रेज पैदा किए भारत में। इतना दूर की तो आप सोच भी नहीं सकते, इतना दूर की सोच के निकल गए यहां से। तो इन्होंने सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करी। अंततः यूरोप में प्रतिद्वंदता इनके सामने कुछ नहीं रही, फीकी हो गई। तो एक समय ऐसा आया कि इंग्लैंड में जब ये औद्योगिक क्रांति हुई तो इंग्लैंड को, इन सब कारणों से इंग्लैंड को विश्व की उद्योगशाला कहा जाने लगा। विश्व की उद्योगशाला, इन्हीं सब कारणों से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इन सब कारणों से इसको विश्व की क्या कहा जाने लगा? उद्योगशाला कहा जाने लगा। ये विश्व की उद्योगशाला बन गया। तो ये है। अब कई प्रकार के आप देखेंगे कि उस समय ये आए, क्या नाम है, खोजें हुई नई नई प्रकार की। जैसे आप सब लोगों को मालूम होगा कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई है, मैं बार बार कपड़े का उदाहरण क्यों दे रहा हूं ये भी मैं आपको बता दूं। बार बार मैं आपको कपड़े का उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, ये औद्योगिक क्रांति के पीछे जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, उत्पाद जो है, वो उत्पाद कपड़े का है। कपड़े से यहां पर औद्योगिक क्रांति तेजी से शुरू हुई इंग्लैंड में, और वो भी सूती कपड़ा। इसीलिए मैंने कपास का उदाहरण दिया है, सूती कपड़ा, जिससे कि आपको ये कारण आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। 1814 में
जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाला इंजन बनाया और उस भाप से चलने वाले इंजन का प्रयोग अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्टैब्लिश करने में लगा दिया, ऊर्जा उत्पादित करने के लिए, ऊर्जा उत्पादित करने के लिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।